अच्छा, लास्ट टॉपिक अपना जो था वो हमने एस्टिमेशन अपना था, एस्टिमेशन एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर वायरिंग इंस्टॉलेशन। ठीक है, ये अपना टॉपिक चल रहा था अपना, जिसमें हमने एक रूम की वायरिंग में क्या क्या इक्विपमेंट लगते हैं वो सारी चीजें हम देख चुके हैं। ठीक है ना, उसी के आगे हम देखते हैं आज। तो ये कुछ रूल्स थे जो हम देख चुके हैं पहले ही, और इस वायरिंग में ये वाला एग्जांपल हम कर चुके हैं। यहाँ तक अपन ने कर लिया था। नेक्स्ट आता है अभी एस्टिमेट फॉर थ्री फेज डोमेस्टिक एंड कॉमर्शियल वायरिंग, यानी थ्री फेज की घरेलू और अघरेलू वायरिंग करना, उसका एस्टिमेट कैसे लगाना है, उसके लिए आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, वो सारी चीजें अपन यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो आप टॉपिक डाल लीजिए, एस्टिमेशन फॉर थ्री फेज डोमेस्टिक एंड कॉमर्शियल वायरिंग, घरेलू व अघरेलू थ्री फेज वायरिंग का आकलन। घरेलू और अघरेलू वायरिंग, थ्री फेज वायरिंग का आकलन, एस्टिमेशन है ना, ये टॉपिक डाल लीजिए। लिख लिया? अब देखो इसके अंदर पॉइंट क्या आता है, क्या क्या आपको ये वायरिंग करते समय ध्यान रखना है। तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है लाइटिंग और फैन और हीटिंग और पावर वायरिंग के लिए अलग अलग सुस्पष्ट परिपथ रखे जाएंगे। यानी आपको इस वायरिंग के अंदर लाइटिंग के लिए अलग सब सर्किट बनाना है ना, लाइटिंग और फैन के लिए, और हीटिंग और पावर वायरिंग के लिए आपको अलग से यहाँ पर सर्किट बनाना है। ठीक है, तो सब सर्किट आपको लोड वाइज बनाना है, और ये लोड कौन कौन से होंगे, लाइटिंग वाले, फैन वाले, हीटिंग वाले और पावर लोड, ये इनके अकॉर्डिंग आपको सब सर्किट वहां बनाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है ये कि सभी वायरिंग के जितने भी चालक होते हैं आपके, वो फर्श से 2.5 मीटर की ऊंचाई पर चलने चाहिए। जैसे कि ये यहाँ आप देख सकते हो इस डायग्राम में, ये आपका फर्श और ये दीवार है, इस पे आपको कोई वायरिंग यहाँ पर यानी कोई वायर या कंड्यूट आपकी रन कर रही है। तो जो ये छत होगी उससे आपका नियम मैंने बताया था कि छत से ये लगभग 50 सेंटीमीटर नीचे होना चाहिए, है ना। और सॉकेट जो होता है आपका वो 130 या आप बोल सकते हो 1.3 मीटर ऊपर होना चाहिए, है ना। और इस सॉकेट से आपकी वायरिंग जो चल रही है या जो कंड्यूट चल रही है वो कितनी ऊंचाई पे होनी चाहिए, 1.2 मीटर ऊंची होनी चाहिए। ठीक है, और जब आप इन दोनों को कैलकुलेट करोगे इसके अंदर, इसको और इसको, क्योंकि अपन को फर्श से इस कंड्यूट जो ये कंड्यूट चल रहा है इसकी ऊंचाई देखनी है, तो इन दोनों को जोड़ोगे, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ रहा है आपका, 2.5 मीटर आ रहा है, नहीं आ रहा। तो ये आप डायग्राम बना लीजिए कि जब भी आप वायरिंग करते हो तो आपको ये कंडीशन रखनी है, इतनी इतनी हाइट के ऊपर आपको इक्विपमेंट्स लगाने हैं। कैसे कैसे डायग्राम बना लीजिए, नीचे फ्लोर लेवल हो जाएगा उसके 130 सेंटीमीटर, या इसको आप 1.3 मीटर भी लिख सकते हो। स्विच बोर्ड है ना, जो आपके स्विच लगे होते हैं वो फर्श से इतनी ऊंचाई पे होना चाहिए, और स्विच से आपका जो कंड्यूट रन कर रहा है या वायरिंग रन कर रही है वो लगभग 1.2 मीटर हाइट पे होनी चाहिए, और छत से 50 सेंटीमीटर नीचे होनी चाहिए।
फटाफट खींच लो इसको, सिंगल लाइन डायग्राम ये फटाफट खींचो। उठा लिया? अब नेक्स्ट देखो इसके अंदर मेन वितरण बोर्ड और शाखा वितरण बोर्ड पर लोड का उचित वितरण किया जाना चाहिए। यानी आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है और जो मेन स्विच बोर्ड है वहां पर लोड का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जैसे कि एक सब सर्किट में 800 वाट से ज्यादा लोड नहीं होना चाहिए और पावर सर्किट में 3000 वाट से ज्यादा लोड नहीं होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आपको सब सर्किट्स बनाने हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है इसमें कि लोड को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि तीनों फेज, 3 फेज 4 तार प्रणाली में या बहुफेज प्रणाली की स्थिति में सब फेज संतुलित रहे। अब देखो यहाँ टर्म्स यूज होती है फेजों को संतुलित रखना। इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि यहाँ संतुलन से मतलब है जितने भी आपने फेज वायर, 3 फेज वायर होते हैं, तो तीनों फेज वायर में अगर बराबर धारा प्रवाहित हो रही है तो हम बोलते हैं कि वो फेज संतुलित होंगे, है ना, बैलेंस कंडीशन में होंगे। अगर तीनों फेज में अलग अलग धारा बह रही है ना, तो इस कंडीशन में क्या होगा, न्यूट्रल में भी अधिकतम धारा प्रवाहित होगी, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, असंतुलित या अनबैलेंस कंडीशन। ठीक है, तो आपको जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस प्रकार से करना है कि प्रत्येक फेज के अंदर लगभग लगभग समान धारा प्रवाहित हो। ऐसा नहीं है कि एक ही फेज पे आपने सारा लोड जोड़ दिया तो एक ही फेज पे क्या हो जाएगा, सारा लोड आ जाएगा, जिससे क्या हो सकता है, जलने की संभावना बढ़ सकती है ना। और हम जो 2 फेज और दो तार और डाले उनका तो कोई यूटिलाइज ही नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तीनों फेज में हमें सर्किट ऐसे बनाना चाहिए जैसे कि आपको 2400 वाट का लोड बांटना है ना। तो 800 वाट एक फेज पे चला जाएगा, 800 वाट दूसरे फेज पे चला जाएगा और 800 वाट तीसरे फेज पे चला जाएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रत्येक फेज पर बराबर बराबर लोड बांट देना है ताकि ये संतुलित अवस्था में रहे। अब देखो संतुलित अवस्था में ना रहेगा तो उससे क्या नुकसान है हमें। तो देखो आपने अगर 3 फेज, जो 3 फेज वायरिंग हमने पढ़ी है, 3 फेज सिस्टम जो हमने पढ़ा था, अगर आपको वो पॉइंट्स याद हो तो इसमें अगर लोड बैलेंस कंडीशन में होता है तो न्यूट्रल में 0 धारा प्रवाहित होगी, यानी धारा का मान जो होगा वो 0 होगा। ठीक है ना, मगर यदि लोड बैलेंस नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो करंट होती है वो उनके फेज में जो बहने वाली करंट है उनके वेक्टर डिफरेंस के बराबर प्रवाहित होगी, और जितना ज्यादा उसके अंदर डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा इसमें क्या होगा, न्यूट्रल करंट प्रवाहित होगी। तो न्यूट्रल करंट जितनी ज्यादा प्रवाहित होगी उतना ही साइज का मुझे क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रल भी बढ़ाना पड़ जाएगा ना, नहीं तो क्या होगा, कम रेटिंग का होगा तो वो जल जाएगा, है ना। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि वो बैलेंस कंडीशन में रहे, तो उससे क्या होगी, न्यूट्रल के अंदर कम से कम धारा प्रवाहित हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं, न्यूट्रल को हमेशा जो 3 फेज होता है ना उसके अंदर बाकी जो 3 फेज होते हैं उनकी तुलना में आधा आधा साइज का डालते हैं। जैसे कि मैंने 4 mm का फेज में डाला है, फेज वाला वायर खींचा है, तो वहां पर अगर न्यूट्रल वायर मेरे को खींचना है तो वहां लगभग मैं 2 mm का ही खींचूंगा, है ना। क्यों खींचूंगा, क्योंकि इसमें करंट लगभग न के बराबर प्रवाहित होती है ना। मगर हटा नहीं सकता, ऐसा नहीं कर सकते कि इस वायर को हटा ही दूं, हटा नहीं सकते, लगाना जरूर है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या आता है कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो है वो सुविधाजनक स्थल पर स्थित होना चाहिए, और जो मैक्सिमम कंडीशन में लोड को आपको केंद्र पर लगाना होता है। जैसे कि आपका लोड मिडल, जो भी आपका ये बोर्ड होगा ये मिडल में लग जाएगा, लोड उसके क्या होना चाहिए, चारों तरफ स्थित होना चाहिए। तो आपको ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करना है जहां से सारे लोड के मिडल पॉइंट आपको मिल रहा हो, वहीं पे आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाना है। तो ये कुछ पॉइंट्स है इसके जो आपको ध्यान रखने हैं। अच्छा, और भी पॉइंट्स है इसमें। अब आप जितने भी इसके अंदर सॉकेट वगैरह लगाते हो, उसका जो तीसरा पिन होता है ना, अर्थ वाला पिन, वो आपके जीआई वायर के 14SWG, ये गेज है इसका, इससे कम साइज का आपको वहां पर वायर नहीं लगाना है।
अगर आप एल्यूमिनियम वायर अगर अर्थ वायर के रूप में यूज कर रहे हो तो वहां पर आपको जो 1.5 mm स्क्वायर का जो एल्यूमिनियम का कंडक्टर है वो आपको यूज करना है एज ए अर्थ वायर के रूप में। तो ये आपको वहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। और जो भी मीडियम और हाई वोल्टेज के इंस्टॉलेशन होते हैं उसके अंदर आपके जितने भी बोर्ड लगे हुए हैं, जो मेटल बोर्ड लगे हुए हैं आपके या मेटल कवर्ड के आपने बोर्ड लगाए हैं, वो सब क्या होना चाहिए, आपके 2 पॉइंट से अर्थ होने चाहिए, मिनिमम 2 जगह से उनको अर्थ करना है आपको, ठीक है। तो मीडियम वोल्टेज और हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज में आप एक जगह से अर्थ कर दीजिए चल जाएगा, मगर मीडियम वोल्टेज में क्या आता है, कितना वोल्टेज तक मीडियम वोल्टेज में आता है पता है आपको? हाँ भाई अंकित, मीडियम वोल्टेज कितने वोल्ट तक आता है? लो वोल्टेज किसमें कितने वोल्ट तक आता है? और एसटी वोल्टेज उच्च वोल्टेज कितने वोल्ट तक में आता है? कि भारतीय विद्युत नियम 1956 के 32 नंबर क्लॉज के अनुसार आपके जो वितरण बोर्ड है या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है या मेन बोर्ड है, वहां पर फेज, न्यूट्रल और अर्थ सुस्पष्ट रूप से अंकित होने चाहिए कि ये फेज है, ये न्यूट्रल है और ये अर्थ होने, यानी साफ साफ नजर आने चाहिए वहां पर इसमें अर्थ कौन सा है, फेज कौन सा है और न्यूट्रल कौन सा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वहां पर कलर कोड डालते हैं हमेशा, ठीक है ना। ऐसे लिखते नहीं है, वहां पर क्या करते हैं, वहां पर कलर कोड के अंदर वायरिंग करते हैं, जिससे वहां स्पष्ट हो जाता है कि कौन सा वायर किस है, कौन सा है, ठीक है। अब देखो एस्टिमेशन ऑफ वायरिंग, अब देखो आपको 3 फेज वायरिंग की एस्टिमेशन करना है, तो उस समय आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है वो चीज यहाँ पर दी हुई है ना। तो यहाँ बोला हुआ है चित्र 1 में दिखाए गए नक्शे के अनुसार घर के प्रत्येक कमरे में लाइट, पंखा, पावर बिंदु की उपभोक्ता की जरूरत का अध्ययन करेंगे। सबसे फर्स्ट क्या काम है अपना कि अगर जब हम एस्टिमेट बना रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक सबसे पहले वहां का जिस भी मकान में हम वायरिंग कर रहे हैं वहां का एक लेआउट डायग्राम चाहिए कि कहाँ पर रूम है, कहाँ पर किचन है, कहाँ पर इनका लिविंग रूम है ना। तो ये सारी चीजें आपको पता होगी, उसके अकॉर्डिंग आप पावर पॉइंट और जो दूसरे लाइटिंग पॉइंट है वो डिसीजन ले पाओगे, है ना। क्योंकि डिसीजन लेने के लिए आपको ऊपर मैंने बताए थे कि पोर्च में कितना, बरामदे में कितने आपको लाइटिंग पॉइंट या सॉकेट पॉइंट देने, वो सारे पॉइंट आपको ऊपर लिखा चुका हूं मैं। तो उसमें से देख के आप फाइनल कर सकते हो फैन कितने होने चाहिए, वो सारी चीजें आपको ऊपर बता दी गई है, ठीक है। तो उन सबका आपको कैलकुलेशन या एस्टिमेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक लेआउट डायग्राम चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग उपभोक्ता की जरूरत कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है वो भी उपभोक्ता पहले बताएगा आपके एस्टिमेशन बनाने से पहले। फिर क्या है, प्रत्येक फेज के व्यवस्थित शाखा परिपथों में बत्ती, लाइट, पंखा, पावर परिपथ के वाटेज का आंकलन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपको क्या करना है कि 3 फेज है आपके पास, तीनों फेज के अकॉर्डिंग हमको लोड का कैलकुलेशन करना है कि किस फेज के अंदर कौन कौन सा लोड आपका किस किस रूम का जुड़ेगा। तो सेकेंड स्टेप, पहला स्टेप क्या हो गया, नक्शा चाहिए, और नक्शे के साथ क्या चाहिए, उपभोक्ता की रिक्वायरमेंट चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है कि पॉइंट्स काउंट करने हैं, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है आपका एस्टिमेशन का, वो क्या बोलता है कि इसके अंदर आपको प्रत्येक फेज के अकॉर्डिंग कौन सा लोड किस फेज में जुड़ेगा वो आपको निकालना है, और टोटल कितना वाटेज एक फेज के ऊपर आएगा वो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करता है, बताता है ये लोड को तीनों फेज में बराबर बराबर बांटे, और ऐसा करते समय जरूरत के अनुसार एक कमरे की बत्तियां, पंखे के परिपथ उसी फेज से होने चाहिए। इसमें क्या बोलता है आपको कि तीनों फेज पे आपको जो है वो लोड में बांटना है, लोड को आपको तीनों फेज पे बांटना है, और आपको ये कोशिश करनी है कि एक कमरे के अंदर एक ही फेज जाए, ऐसा ना हो कि एक कमरे के अंदर 2 फेज डाल दो आप। इससे क्या होगा कि आप देखो कि कभी भी 2 फेज आपस में कहीं से कनेक्ट हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा स्पार्किंग होगी और आपका वायरिंग जल जाती है और आग लगने की संभावना ज्यादा होती है। तो उसको इग्नोर करने के लिए क्या बोल रहा है
कि एक कमरे में आपको एक फेज से ही पंखे की और लाइटिंग की जितनी भी वायरिंग है या पावर वायरिंग है वो सारी किससे करनी है आपको, एक ही फेज से। ठीक है, एक रूम के अंदर एक फेज जाएगा, मान लो अब वो लोड कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग उस पर आ रहा है आपको, तो उसी पे कनेक्टेड करना है। दूसरा आपको जैसे दूसरा फेज है आपका, तो वो आपको दूसरे पोर्शन के अंदर यूज करना है, उसी कमरे के अंदर यूज नहीं करना जहां आप पहले से एक फेज डाल चुके हो। ठीक है ना, उसको और आगे अपन स्पेशली समझेंगे आगे। अब देखो, और इसके आगे इसका रीजन भी बताया है। दूसरे शब्दों में, एक कमरे में दो फेज से सप्लाई न दें क्योंकि इससे अनुरक्षण इलेक्ट्रिशियन के लिए खतरा होगा, मेंटेनेंस करने वाला जो इलेक्ट्रिशियन होता है ना उसके लिए खतरा होगा। और ये भी देखें कि वेस्टी फेज लाइन कंड्यूट में से ली जाती है, एकल कंड्यूट में से 2 या 3 फेजों को एक साथ ना मिलाया जाए। और ये क्या बोलता है कि प्रत्येक जो फेज है उसको क्या है कि आपको उससे संबंधित जितनी भी लाइन है वो एक कंड्यूट में डालनी है, और दूसरे फेज से संबंधित जितनी भी लाइन आपकी या फेज आगे जा रहे हैं सब सर्किट के, वो क्या करना है आपको दूसरे कंड्यूट में डालना है। एक ही कंड्यूट में आपको सारे फेज नहीं डालने हैं, क्योंकि क्या होता है वो अंदर शॉर्ट होने की संभावना रहती है ना, स्पार्किंग के कारण गर्म होकर वो जलने शॉर्ट होने की संभावना रहती है। तो इसलिए आपको तीनों फेज के लिए अलग अलग कंड्यूट का यूज करना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स है एस्टिमेट निकालने के जो आपको ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, अब आप इसका समझ लो पहले, फिर डायग्राम आप उतार लेना इसमें। कि ये एक पूरा मकान का लेआउट दिया हुआ है जिसमें हमें ये लोड कनेक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी, ये है सिट आउट, यानी आपका जो आप बोलते हो ना आपका पोर्च है, जैसे आप मकान के अंदर एंट्री करते हो वहां का जगह, वहां वाली जगह है ये सिट आउट इस जगह बोल रहे हैं इसमें। ये बेडरूम 1 है, ये आपका हॉल है, ये टॉयलेट और बाथरूम, ये भी टॉयलेट बाथरूम, ये बेडरूम 2 है। ठीक है, ये इसके अंदर अटैच है, ये और ये कॉमन है आपका। ठीक है, ये इसके अंदर अटैच हो गया ना, इसका दरवाजा इधर से तो ये इसके अंदर का अटैच हो गया, और इसका दरवाजा बाहर से है तो ये आपका कॉमन लेट बाथ हो गया। ये कॉरिडोर हो गया आपका, और ये सर्विस रूम हो गया, और ये किचन हो गया। ठीक है, तो ये एक तरह से आप मान सकते हो कि कोई ऑफिस का मान सकते हो आप, या किसी मकान का मान सकते हो, वहां पर ये वायरिंग की गई है। और अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स लगे हैं तो आप मेरे को बताना। इसके अंदर ये सिंबल किसका है, हाँ जी बताओ, ये सिंबल किसका है? नहीं आता? हाँ हाँ नाम है, बोलो, आता है नहीं आता? अब देखो बात करते हैं इसमें, ये बेडरूम है, इसके अंदर आपके कितने लाइटिंग पॉइंट्स हैं? एक ये लाइटिंग पॉइंट्स है, एक ये लाइटिंग पॉइंट है, और एक ये लाइटिंग पॉइंट है, और एक ये लाइटिंग पॉइंट है। ये तो लाइट पॉइंट हो गए आपके, 4 लाइट पॉइंट हो गए। और एक फैन पॉइंट ये है, ठीक है, 2 सॉकेट है, ठीक है, और ये पावर सॉकेट है। ये कौन सा है? ये सिंबल जो है ना पावर सॉकेट का है आपका विथ स्विच। तो ये आपके 6 एम्पियर के सॉकेट का है, ये 16 एम्पियर के सॉकेट का है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है आपको? ये केवल एक बॉक्स में बंद है। ठीक है, ये रेगुलेटर हो गया। बाकी इन सभी इक्विपमेंट को कंट्रोल करने के लिए स्विच दिए हुए हैं। देखो कितने स्विच दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो देखो 6 पॉइंट है क्या है नहीं इनको कंट्रोल करने के लिए, 1 2 3 4 5 तो यही नजर आ रहे हैं आपको। भाई 5 5 तो ये नजर आ रहा है ना, 1 2 3 4, और एक 5वां ये, 5 पॉइंट ये नजर आ रहे हैं। एक स्विच और है आपका जो किसको कंट्रोल कर रहा है आपके, ये अंदर वाली जो ट्यूबलाइट है बाथरूम के अंदर है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है ना, एक ये और दिया हुआ होगा। चलो ये और अपन वायरिंग से समझ लेंगे इसमें कि कौन सा पॉइंट किसके लिए है। और ये पावर सॉकेट हो गया,
इसमें ये क्यूब ये अपरेटस या इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज आपको इसमें लगानी है। यहाँ पे भी बात करें तो यहाँ पे भी सेम ऐसी कैसी दी हुई है, तो ये रिक्वायरमेंट है। और इस तरह से आपको सबसे पहले क्या करना है, लेआउट डायग्राम लेना है कस्टमर से, और उसके साथ चलकर हर रूम में जो जो पॉइंट्स उसको लगवाने हैं, पहले तो उसकी रिक्वायरमेंट पूछनी है। वो बताता है मेरे यहाँ लाइट थी, तो आप हाथों हाथ वहां पर क्या करो, सिंबल मार्क कर दो। ठीक है, यहाँ पावर प्लग चाहिए, यहाँ पर ट्यूबलाइट चाहिए, यहाँ ट्यूबलाइट। अगर वो नहीं बताता है तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको अपने हिसाब से ये बनाना है कि यहाँ कितनी ट्यूबलाइट और कितने फैन देने हैं आपको, है ना। ये सारे कौन कौन सेलेक्ट करेगा, फिर आपको करने हैं। और वो सेलेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे, जो ऊपर नियम बताए थे आपको उनको फॉलो करना है आपको, है ना। उसके अंदर आपको बताया था ना कि कितने स्क्वायर मीटर के अंदर फैन कितने होने चाहिए और कितने लाइटिंग पॉइंट होने चाहिए, तो वो सारी आपको कैलकुलेशन करके आपको एज पर स्टैंडर्ड रूल्स के अकॉर्डिंग आपको पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ लगा दो वहां लगा दो, तो वहां से क्या, जैसे जैसे पॉइंट बढ़ाओगे वैसे वैसे उस कस्टमर का क्या होगा, खर्चा बढ़ेगा ना। तो अननेसेसरी पॉइंट्स वहां नहीं लगाने आपको। ठीक है, तो इस तरह से डायग्राम बनेगा, साइज बनेगी कि कितना एरिया है, रूम का कितना एरिया है। उससे फिर हम क्या करेंगे, वायरिंग की लेंथ और कंड्यूट की लेंथ निकालेंगे, वो अपना सेकेंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, आपको इस तरह से डायग्राम बनाना। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई ऐसा सिंबल जो समझ में नहीं आ रहा हो? अंकित, क्या वहां बता दो ना। क्या एक तो क्या बोल रहे हो, वो आवाज भी नहीं आ रही। ये एग्जॉस्ट फैन आपने, हवा बाहर निकालने वाला पंखा देखा है लेटरिन बाथरूम में, है, हवा बाहर निकालता फेंकता है, जो अंदर की स्मेल को बाहर कर देता है, वो एग्जॉस्ट फैन। ये बाथरूम में होने चाहिए, है ना, ताकि अंदर सफोकेशन ना हो और स्मेल ना आए। और ये का यही आप किचन में भी रखते हो, है ना, क्योंकि किचन में भी स्मेल होती है। समझ में आया हो? किसी को कोई कंफ्यूजन? चले नेक्स्ट। ठीक है, अब ये सारी चीजें आप एक काम करो, सबसे पहले इसको आप बना लो। ठीक है,